हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अमन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 9 जिसका नाम है शासक और विभिन्न इतिवृत्त मुगल साम्राज्य। तो इस वीडियो में हम इसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसके पहले के 2 पार्ट्स में हमने इसके बहुत से टॉपिक्स को डिस्कस किया था, तो हम इस वीडियो में इसके और भी जो टॉपिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से मुगल दरबार के बारे में चर्चा करेंगे। तो मुगल दरबार क्या है? तो इतिवृत्तों द्वारा मुगल दरबार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। सबसे पहले बादशाह मुगल शासन के केंद्र में होता था। पूरा शासन उसी के नाम पर चलाया जाता था। मुगल दरबार के अंदर बादशाह के प्रिय लोग शामिल हुआ करते थे। यह बादशाह के सलाहकार, सेनापति या नीति निर्धारक हुआ करते थे। किसी भी व्यक्ति के आसन की बादशाह के सिंहासन से दूरी के अनुसार उस व्यक्ति की हैसियत का निर्धारण किया जाता था। यानी कि बादशाह की जो सिंहासन होता था उस इससे जितना दूर लोग होते थे उससे उनकी हैसियत पता चलता था। यानी कि जो व्यक्ति बादशाह के पास बैठता था वह बादशाह का अधिक प्रिय होता था एवं उसका पद ऊंचा होता था। अगला है कि दरबार में बोलने एवं बैठने के नियम निर्धारित थे। कोई भी व्यक्ति बादशाह के सिंहासन पर बैठने के बाद अपनी जगह से नहीं जा सकता था। अगर कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता था तो उसे दंड दिया जाता था। अगला है अभिवादन के तरीके। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मुगल काल में अभिवादन के तरीके के अनुसार व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था। उस समय मुख्य रूप से 3 प्रकार से अभिवादन किया जाता था। पहला सजदा या दंडवत लेटना। इसमें व्यक्ति घुटनों पर बैठकर सिर को जमीन से छुआकर प्रणाम करते थे। वहीं दूसरा है चार तस्लीम। तो इसकी शुरुआत जो है शाहजहाँ द्वारा की गई थी। इसमें घुटनों के बल बैठकर हाथ सामने की ओर करके अभिवादन किया जाता था। तीसरा है जमी बोसी। तो इस अभिवादन के तरीके के अनुसार व्यक्ति घुटनों पर बैठकर जमीन को चूमते थे और सामने वाले व्यक्ति को नमन करते थे। अब आता है बादशाह का दिन। तो बादशाह अपने दिन की शुरुआत धार्मिक पूजा अर्चना से करता था। यानी कि नमाज किताब वगैरह से ये करता था। तो जो भी धार्मिक पूजा अर्चना होता था उससे बादशाह अपनी दिन की शुरुआत करता था। इबादत अर्चना करने के बाद वो झरोखा दर्शन पर जाता था। तो इबादत अर्चना करने के पश्चात वह छोटे से छज्जे पर जाकर खड़ा होता था। छज्जे का मुख पूर्व की तरफ होता था, यानी कि पूरब दिशा में होता था। इस छज्जे के नीचे लोगों की भीड़ राजा की एक झलक पाने के लिए खड़ी रहती थी। इसे झरोखा दर्शन कहा जाता था। इसकी प्रथा अकबर द्वारा शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य प्रजा से मेल मिलाप करना एवं उनके मन में विश्वास पैदा करना होता था। झरोखा दर्शन लगभग 1 घंटे तक चलता था। इसके पश्चात बादशाह दीवाने आम यानी कि सार्वजनिक सभा में जाता था। तो दीवाने आम यानी कि सार्वजनिक सभा, यहाँ पर सामान्य जनता की समस्या को सुनकर उनका हल किया जाता था। राज्य के सभी अधिकारी अपनी कार्य संबंधी रिपोर्ट इसी सभा में प्रस्तुत करते थे। यहाँ पर राजा लगभग 2 घंटे बिताता था। उसके बाद फिर है दीवाने खास यानी कि निजी सभा। तो यहाँ पर खास मालूम हो रहा है, ये इसमें खास बातें होती होंगी। जैसे कि दीवाने खास में राजा के प्रिय मुख्य लोग हुआ करते थे, यानी कि इसके सगे संबंधी और परिवार हुआ करते थे। यहाँ पर राजा गोपनीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया करता था, इसलिए तो इसे दीवाने खास कहा जाता है। अगला है त्यौहार। मुगल शासन में त्योहारों के समय दरबार को अत्यंत सुंदर तरीके से सजाया जाता था। चारों तरफ सजावट की जाती थी। मुगल साम्राज्य में मुख्य रूप से 3 त्यौहार मनाए जाते थे। तो देखते हैं कि कौन से तीन त्यौहार थे। तो पहला है शासक का जन्मदिन। शासक के जन्मदिन के अवसर पर शासक को विभिन्न कीमती वस्तुओं के साथ तौला जाता था और तौलने के पश्चात यह सभी वस्तुएं सामान्य जनता यानी कि गरीबों में दान कर दी जाती थी। उसके बाद फिर है वसंत आगमन और तीसरा है नवरोज़। अगला आता है पदवियाँ। तो मुगल साम्राज्य में व्यक्तियों की उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग पदवियाँ दी जाती थी, यानी कि सेनापति, सूबेदार, इस तरह से पदवियाँ दी जाती थी। बाबर के दौर में मुख्य रूप से ईरानी और तुर्की लोगों का अधिक महत्व था। अकबर ने योग्यता के अनुसार व्यक्तियों का चयन किया। अकबर के दौर में सभी धर्म के लोगों को अभिजात वर्ग यानी कि राज्य की नौकरशाही में शामिल किया जाता था। अब देखते हैं कि प्रमुख उपहार क्या होते थे। तो मुगल शासन के दौरान बादशाह द्वारा अनेकों उपहार दिए जाते थे। जब भी राजा किसी व्यक्ति से प्रभावित होता था तो उसे उपहार प्रदान कर वह उसकी प्रशंसा किया करता था। जैसे मुख्य उपहार पहला था जामा पहनने का एक वस्त्र होता था। इसे राजा द्वारा उपहार में दिया जाता था या राजा द्वारा पहना गया होता था। इसी वजह से इसे राजा का आशीर्वाद समझा जाता था।
अगला है सरप्पा, यानी कि सर से पांव तक। इस उपहार के 3 हिस्से हुआ करते थे, जामा, पगड़ी और पटका। इसके अलावा कभी कभी राजा द्वारा रत्न जड़ित आभूषण भी उपहार में दिए जाते थे। कुछ विशेष परिस्थितियों में बादशाह कमल की मंजरियों वाला रत्न जड़ित हार भी उपहार के रूप में दे दिया करता था। फिर है शाही परिवार। तो मुगल परिवार में बादशाह, उसकी पत्नियां, उपपत्नियां, नज़दीकी एवं दूर के रिश्तेदार एवं गुलामों को शामिल किया जाता है। किसमें? तो शाही परिवार में। अगला टॉपिक है मुगल साम्राज्य में विवाह। तो मुगल शासन के दौर में विवाह राजनीतिक संबंध बनाने और मित्रता स्थापित करने का एक अच्छा तरीका था, यानी कि दूसरे राष्ट्रों से दोस्ती करने का। उस दौर में मुख्य रूप से बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी, इसलिए बादशाहों की अनेकों पत्नियां हुआ करती थी। पत्नियों के मुख्य रूप से 3 प्रकार हुआ करते थे। तो 3 प्रकार की पत्नियां हुआ करती थी। पहली होती थी बेगम। शाही परिवार से आने वाली स्त्रियों को बेगम कहा जाता था। इनका परिवार में एक विशेष स्थान होता था, यानी कि जो दूसरे राजा के यहाँ से आई है जो भी, उन्हें बेगम कहा जाता था। उसके बाद फिर है अघा। वे स्त्रियां जो शाही परिवार से संबंधित नहीं हुआ करती थी, परंतु ये राजा की पत्नी होती थी, अघा कहलाती थी। इनकी स्थिति बेगम से निम्न हुआ करती थी। फिर आता है अगाचा, या राजा की उपपत्नियां हुआ करती थी। इनकी स्थिति सबसे निम्न हुआ करती थी। राजा के साथ रहने के लिए इन्हें मासिक भत्ता एवं उपहार दिए जाते थे। अगला टॉपिक है दास और गुलाम। तो दास और गुलाम क्या थे? तो मुगल परिवार में अनेकों दास एवं दासियां हुआ करते थे। यह सभी प्रकार के कार्य में निपुण हुआ करते थे। इनका मुख्य कार्य शाही परिवार के सदस्यों की सेवा करना होता था। महिलाओं की स्थिति कैसी थी मुगल साम्राज्य में? तो मुगल दरबार में महिलाओं की स्थिति सशक्त थी, यानी कि अच्छी थी। मुगल परिवार की मुख्य महिलाएं, तो सबसे पहले आता है गुलबदन बेगम। यह बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी। यह तुर्की एवं फारसी भाषाओं की ज्ञाता थी। इन्होंने ही हुमायूं नामा की रचना की। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने। और यह बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन थी। उसके बाद फिर है नूरजहाँ। नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी। यह ईरान से संबंधित थी और जहांगीर के दौर में नूरजहाँ का शासन पर गहरा प्रभाव था। तो कब से कब तक? तो 1611 से लेकर के 27 तक नूरजहाँ का शासन पर गहरा प्रभाव था। किसके शासन पर? तो जहांगीर के शासन पर। फिर है जहां आरा और रोशन आरा। तो जहां आरा और रोशन आरा ये शाहजहां की बेटियां थीं। तो शाहजहानाबाद यानी कि वर्तमान दिल्ली में स्थित चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा द्वारा बनाई गई। इन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं बागों की रूपरेखा बनाई थी। जहां आरा द्वारा सूरत बंदरगाह से व्यापार भी किया जाता था। उसके बाद है शाही नौकरशाही, तो जिसे हम अभिजात वर्ग भी कह सकते हैं। तो मुगल साम्राज्य में शासक अपने शासन को चलाने के लिए नौकरशाहों पर निर्भर होता था, यानी कि अभिजात वर्ग पर निर्भर होता था। इन सभी नौकरशाहों को अभिजात वर्ग कहा जाता था। यह सभी नौकरशाह राजा के प्रति वफादार होते थे। इसमें सभी वर्गों से बराबर भर्तियां की जाती थी। 1560 में पहली बार राजपूत और भारतीय मुसलमानों का अभिजात वर्ग में शामिल किया गया। इसमें शामिल होने वाला पहला व्यक्ति राजपूत मुखिया आमेर का राजा भारमल कछवाहा था। जहांगीर के दौर में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए, क्योंकि उनकी प्रभावशाली रानी नूरजहाँ कहाँ की थी? तो ईरान की थी। नूरजहाँ ईरानी थी। उसके बाद है प्रांतीय शासन। तब प्रांतों में भी केंद्र की तरह ही कार्यों का विभाजन किया गया। प्रांतीय व्यवस्था का मुख्य गवर्नर सूबेदार होता था। वह सीधा बादशाह के प्रति उत्तरदायी होता था। इस पूरी व्यवस्था में जानकारी लिखित रूप से दी जाती थी। प्रशासन की मुख्य भाषा फारसी थी, अर्थात सभी दस्तावेजों को फारसी में लिखा जाता था। ग्रामीण स्तर पर कई दस्तावेजों को स्थानीय भाषाओं में भी लिखा जाता था। तो यहीं पास ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। यदि आपने इसका पिछला 2 पार्ट नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।